अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और किसी को भी टच करने का अधिकार नहीं है। करा इसको आने मत दो। हैदराबाद के 3 चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। यूं भी आ रहा हूं कि इस ताकत, इस अहमियत को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुरानी, जो अब कमजोर हो गई, उसका पार्टी का सदर कह रहा है, होशियार उसको नहीं आने देना। सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम है। यह रैली आगामी 2027 का जो चुनाव है उसकी शंखनाद करेगा। यूपी में 2027 के शंखनाद की तैयारी शुरू हो चुकी है। जात और धर्म के बीच से वोट का हाईवे गुजर रहा है। अगल बगल में तय दूरी पर कानून व्यवस्था, विकास, दंगा मुक्त यूपी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर और धर्मांतरण जैसे इश्तिहारी बोर्ड भी दिख रहे हैं। यूपी में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। यहाँ एक तरफ यह कानून व्यवस्था का इश्यू है, वहीं दूसरी ओर यह सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव की वजह भी बना है। यूपी में जब संघ प्रमुख 2 दिन के लिए आते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने जाते हैं। खबर आती, कीवर्ड होता है धर्मांतरण। छांगुर गैंग उससे पहले और बाद में लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं पर धर्मांतरण रैकेट से जुड़े होने के आरोप लगे। यूपी एसटीएफ ने बड़े नेटवर्क को पकड़ा और बड़े दावे भी किए, लेकिन संघ प्रमुख भागवत और यूपी के सीएम की मुलाकात के बाद धर्मांतरण पर जो बात सामने आई वो घर वापसी तक जाती है। मीटिंग में एग्जैक्टली क्या कहा गया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां से निकली बातों के मुताबिक संघ प्रमुख ने कहा है, जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। अपनेपन का भाव होगा तो समस्या नहीं होगी। भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं। यहाँ रह रहे मुस्लिम अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान रखना होगा। हिंदुओं की जनसंख्या चिंता पैदा करती है। हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, जो कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में प्रति परिवार 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाप्त हो जाता है। पहला है कन्वर्शन। तो हमारे यहाँ तो मत स्वातंत्र्य है, आपका भगवान आप चुन सकते हैं और आप खुद चुनते हो तो उस पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। परंतु जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को,
ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है, और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। धर्मांतरण और घर वापसी सनातन मुद्दा है, इससे चुनाव प्रभावित होता है। इसकी वजह हम सब जानते हैं कि यूपी में हिंदू की आबादी 79.7% है और मुस्लिम आबादी 19.3% है। तो जब भी बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इस्लाम और उससे जुड़ी बातें मुद्दा बनने लगती हैं। चुनाव में सबसे कम खर्चीला पोलराइजेशन टूल है हिंदू मुसलमान, और गैर बीजेपी दलों की ऑक्सीजन है मुस्लिम मतदान। इसका सबूत कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की सांसद इमरान मसूद से वार्ता। इमरान मसूद यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनका एक बयान मोदी की बोटी बोटी कर देंगे बहुत चर्चित हुआ था। टाइम करा, इसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नाशनाबादी नहीं होती, लेकिन हम तो खत्म करके जाएंगे। कौन? हैदराबाद के 3 चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। मैं आपसे अपील करूंगा कि जरूर नुमाइश को जाइए, बिरयानी खाइए, मजे की है बिरयानी। नुमाइश में अच्छी बिरयानी है, आप समझे ना। हैदराबाद में बहुत से चीजें हैं प्यारे देखने के लिए, तुमको खाली 3 नजर आए। खैर कोई बात नहीं। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी। अब ये वार्ता साबित करती है कि गैर बीजेपी दलों के लिए मुस्लिम वोटों का क्या महत्व है। उत्तर प्रदेश में जब भी गैर बीजेपी सरकारें बनी हैं, मुस्लिम अनुसूचित जाति और अगड़ा वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। लेकिन 2014 के बाद से हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण ने ये समीकरण बिगाड़ दिया है, और शायद यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को असदुद्दीन ओवैसी की यूपी एंट्री से डर लग रहा है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू और मुसलमान के लाइन पर नहीं जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल हिंदू कॉन्सोलिडेट नहीं होगा। ओबीसी के बहुत सांसद अखिलेश यादव के पास हैं। अखिलेश यादव ओबीसी के लीडर हैं। मायावती दलितों की, खासतौर से जाटों की लीडर है। तो जाटों और यादव यानी ओबीसी की तमाम कौमें वो अखिलेश यादव को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हिंदू बना मुसलमान इलेक्शन नहीं हो सकता है। फिर हमें ये लगता है कि जो बीजेपी को हराने में सक्षम दिखेगा, मुस्लिम अंततः उसी को वोट करेगा। 1 साल पहले बीजेपी के फेवर के इलेक्शन इक्वेशन या बीजेपी के साथ जो खिलाफ जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं उनका इलेक्शन इक्वेशन देखें तो चीजें बिल्कुल साफ नहीं है, चैलेंजिंग है, दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। कई तरह के कॉम्बिनेशन बनने की संभावनाएं नजर आती हैं।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या एक साथ रहेगी या अलग अलग लड़ेगी, बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं क्या वो चुनाव तक बीजेपी के साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे, तो इन सारी चीजों पे चीजें डिपेंड करेंगी। अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि स्थिति साफ नहीं है। यूपी में हिंदू मुसलमान का चुनावी दांव बहुत प्रेडिक्टेबल और उर्वर है। इसका वोटर से कनेक्ट जबरदस्त है। यूपी की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने एक मुद्दा उठाया। इफ्तार और सहरी की शुरुआत और अंत का ऐलान करने के लिए लाउडस्पीकर के नियमों में छूट दी जाए। जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियम गिना दिए। कांवड़ यात्रा चलती है तो सरकार कांवड़ियों के लिए सुगमता से निकलने के लिए रास्ते अच्छे करती है, उनको मतलब रूट डाइवर्ट करती है, बहुत सारे काम करती है। होली होती है, कानून व्यवस्था के मद्देनजर उनका रूट तय होता है, सब चीजें तय होती है। इसी तरह से मुसलमानों के अंदर एक बड़ा मुकद्दस महीना है रमजान का महीना। रमजान के अंदर लोग रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, अमन और शांति की दुआ करते हैं। और इससे पहले भी रमजान होते हैं और रमजानों के अंदर सरकारें व्यवस्था करती थी, लेकिन अभी एक ऑर्डर आया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मतलब एक मानक जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से किया था, तो इसको आड़ लेके सरकार ने सारे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए। उनका ये नारा बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं तो जिस तरह परमिशन दी जाती है, रामलीला की परमिशन दी जाती है, दूसरे त्योहार बनाने की परमिशन दी जा सकती है, तो हमने तो कहा था कि 1 महीना है, रमजान चलता है और मिनट से प्रक्रिया 1-2 मिनट की होती है, तो सरकार को इसकी परमिशन देनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं है। तो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझ कर के खिलाफ है, तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके। ऐसा लग रहा है कि देश में अब अजान, नमाज, रमज़ान, कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमान, यही सब मुद्दे रह गए हैं और विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि कमाल अख्तर को ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में घड़ी है और जिसको रोज़ा रखना है उसको किसी के ऐलान की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष भी जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देता है और फिर कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान की हिजो होती है, तौहीन होती है। इन तमाम बातों को इन सोकॉल सेकुलर पार्टियों को और उनके नेताओं को समझना चाहिए। अब आप इन मुद्दों की ताकत को महसूस कीजिए। यूपी में लाउड स्पीकर की मांग खारिज, विवाद देश के 3 प्रदेश तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर, कर्नाटक के बागलकोट और तेलंगाना के हैदराबाद में हिंसा हुई। अब एक और मुद्दा देखिए। यूपी के संभल में मुस्लिम महिला के कांवड़ पर विवाद हो गया। एक महिला जिनका नाम तमन्ना मलिक है, जिन्होंने हिंदू लड़के से शादी की, हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली। साथ में उनके पति थे अमन त्यागी। तमन्ना सिर से पांव तक पर्दे में थी, काला बुर्का पहन रखा था। इसे धर्म के साथ खिलवाड़ बताया गया। तमन्ना को धमकी मिलने लगी। देखते ही देखते पहले से कम्युनली चार्ज इलाका ओवर चार्ज हो गया। 10 तारीख गए थे हरिद्वार, 11 तारीख सुबह मुझसे 4 बजे हम चले। रास्ते में किसी ने हमारी वीडियो बनाकर डाल दी, वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई, बहुत ज्यादा जी। तो ये लोग जो कट्टरपंथी हैं ये बवाल मचाने लगे। फिर हम एक नूरपुर गांव में आकर रुके, हमने पुलिस प्रशासन की मांग की। वो हमें पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से संबल श्यामनाथ मंदिर में हमने जब अभिषेक किया। फिर उसके बाद इन कट्टरपंथी मुलानाओं ने इतना बवाल मचा दिया कि अब लोग आपस में मतलब एक दूसरे की आईडी पे मारने की धमकी दे रहे हैं, जिंदा जला दो, मार दो, अच्छा नहीं किया, ये है वो है। जो शख्स चाहे वो महिला हो या मर्द हो, अगर वो दूसरी कौम के तशब्बुह इख्तियार करती है तो उसको उसी में समझा जाएगा, शुमार किया जाएगा। संभल की मस्जिद के सर्वे के बाद पैदा हुए हालात और बरेली में
मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सरकार के एक्शन को कम्युनल ध्रुवीकरण की केस स्टडी की तरह पेश किया जाता है। माना जाता है कि पश्चिमी यूपी में गिनी जाने वाली 95 से 126 विधानसभा सीट चुनावी समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए ऐसे मुद्दे कारगर साबित होते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 60% सीटें बीजेपी के पास है और करीब 40% सीट समाजवादी और आरएलडी के खाते में गई थी। मतलब साफ है, स्पष्ट ध्रुवीकरण। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में देखें तो बहुत ही मजबूत स्थिति नजर आती है। काफी बड़ा चंक वोट का उस पर वो क्लेम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 54% ओबीसी है, जिसमें मुस्लिम ओबीसी भी है, और मुस्लिम में 15% छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ओबीसी में आते हैं और सब ओबीसी जातियों में दर्ज किए जाते हैं। पिछड़ों में भी एक अति पिछड़े वर्ग का भी अस्तित्व है, और जो अति पिछड़ा वर्ग है वो बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। तो अगर वो बीजेपी के साथ खड़ा रहता है तो पिछड़े वर्ग की सियासत पे काफी असर होगा, और उसको मैं ऐसे देख सकता हूं कि पिछड़े वोट जो 54% है उसमें अगर 30% वोट अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जैसा कि आमतौर पे होता रहा है लोकसभा चुनाव को छोड़कर 2024 के, तो अगर वो वैसा ही ट्रेंड बनता है 30% अति पिछड़ा बीजेपी के साथ जाएगा तो स्थितियां बीजेपी के अनुकूल हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी रही है कि उसके वोटर के रूप में मुस्लिमों ने काम किया है, लेकिन अभी तक यही देखा गया है जो वास्तव में जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने में सक्षम पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो। अभी पश्चिम में भी आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों को बसपा ने अगर वोट दिया तो उनके पक्ष में एक मत तरीके से, प्रभावी तरीके से समाजवादी मतलब पार्टी के लोगों ने, जनता ने वोट किया उन्हें, और उनको दे के उसमें भी ध्रुवीकरण हुआ, उससे सीटें बटी, लोग उसमें बटे। चूंकि वोट बटा तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता आया है, इसीलिए 2 बार सरकार बनी। कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ठीक से समझ के ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को यूजीसी के नए एक्ट के माध्यम एक किया है, एक नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार की है। तो 22% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो गए और 37-38% हो गए ओबीसी। तो बीजेपी ने एक 60% का नया वोट तैयार किया, और बीजेपी चाहती कि जो 60% वोट है ये कंसोलिडेट होकर के और एग्रेसिव वोटिंग कर दे। तो जब ये 60% वोट करेगा और 60% के वोट 50% मिनिमम पड़ेंगे, 60 भी पढ़ सकते हैं, तो 60% पढ़ते हैं तो बीजेपी करीब करीब 36, 37, 38% के आसपास आ जाएगी, जो किसी को भी सरकार बनाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन बीजेपी एक गलती कर रही है, वो भूल रही है कि ये कंसोलिडेशन यूपी में नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी में ओबीसी लीडर है, दलित लीडर है, और फॉरवर्ड क्लास जो है यूपी में वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, और बीजेपी से वो खिसकेगा तो कुछ न कुछ लेके आएगा। फॉरवर्ड क्लास वोटरों की विशेषता होती है कि जहाँ से जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया एजेंडा इनके पास मिलेगा। योगी को लेकर के, विकास को लेकर के, अपने दावों को लेकर के, और जो ढेर सारी बातें करते हैं उनको लेके ही इन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। यूजीसी विभाग शिक्षण संस्थानों में जाति उत्पीड़न रोकने के लिए नए नियमों का विरोध। नियम केंद्र सरकार के थे, पूरे देश पर लागू थे, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध हुआ उत्तर प्रदेश में। दावा किया गया कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण अगड़ों के खिलाफ हैं। बीजेपी के बड़े चेहरे इसके विरोध में सामने आने लगे। सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए, और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए।
तो सवर्णों का वोट भी जो है वो बसपा की तरफ जो है वो आ सकता है, क्योंकि इस वक्त लड़ाई जो है वो अगर खेमों के हिसाब से देखें तो पिछड़ों की लड़ाई है इनके साथ। ऑपोजिशन में जो है वो पिछड़ी जातियां या यादव हैं, तो उनको हराने के लिए सवर्णों का जो है वोट भी जो है ट्रांसफर हो सकता है। नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। शादीशुदा लंगोट का ढीला। सर्विस घूसखोर पंडित बड़े निर्माता निर्देशक की बड़ी फिल्म OTT पर दुनिया में कहीं भी देखी जा सकती है, लेकिन जैसे ही पंडित के आगे घूसखोर विशेषण का विरोध हुआ, भावनाएं आहत हुई, तो यूपी सरकार एक्शन में आ गई। फौरन सीएम ने FIR के आदेश दे दिए। प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने नाम वापस ले लिया। अब ये जातियों का विभाजन यदि होता है तो कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे अब मैं उत्तर प्रदेश की बात लें, चूंकि तत्कालिक घटना घट रही है, बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ ब्राह्मण नाराज हैं, तो अपने ब्राह्मण नेता को आगे रखकर उस वोट को साधने की कोशिश कर रही है कि ये हमारा मूल वोट डिवाइड न हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जब तक उसका मूल वोटर अलग नहीं होता तो उसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। जब तक बीजेपी का राजपूत वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ था, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को लेकर कारण हुआ हो, चाहे कांग्रेस में राजपूतों की जो नाराजगी थी, तो ये राजपूत वोट जब डिवाइड हुए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देखे होंगे काफी कमजोर स्थिति में आ गई थी। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। इस बीच यूपी में एक फिल्म गोदान पर भी विवाद हुआ। फिल्म का विषय गौ संरक्षण है। देवबंदी मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इसके बाइकॉट की मांग की, लेकिन प्रदेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। मुझे देश को सेक्युलरिज्म की राह पर भी लेके चलना है। अखिलेश यादव का ले लिया जाए, उसमें से यदि AIA में खड़ा होता है और मुस्लिम वोटों का, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ले लें या पूर्वांचल के कुछ एरियाओं का ले लें या मगध का एरिया ले लें, जो अवध का एरिया ले लें, वो एरिया में थोड़ा भी वोटों का बिखराव होगा तो अखिलेश यादव के लिए एक बड़े अंतर का डिफरेंस देखेंगे सीटों पे। चाहे वो मुरादाबाद का एरिया ले लीजिए, रामपुर का ले लीजिए, मुजफ्फरनगर का ले लीजिए, या आप आगरा और मेरठ का ले लीजिए, तो ये क्या है कि अपने वोटरों के साथ वो मुसलमान वोटरों के जुड़ाव करके अपने को टिकाए हुए हैं। इसमें बिखराव वो नहीं चाहेंगे। जाटो जब सरके थे तो मायावती का देखिए क्या स्थिति हो गई थी। यादव जी की लव स्टोरी नाम की फिल्म पर भी विवाद हो गया। इसे लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ। फिल्म में सिंपल यादव नाम की लड़की का अफेयर वसीम अख्तर नाम के किरदार से, तो इसे लव जिहाद से जोड़ दिया गया। यादवों का अपमान कहा गया। लेकिन जिस पार्टी से यादवों की राजनीतिक पहचान जोड़ी जाती है, उसके मुखिया अखिलेश यादव इसे बीजेपी का तमाशा करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। UGC, घूसखोर पंडित, गोदान, यादव जी की प्रेम कहानी, चुनावों के चौड़े पर्दे पर ये जाति की राजनीति का भव्य ईस्टमैन कलर प्रदर्शन ये दिखाता है कि 2027 के लिए वोट की टोनिंग का काम कितने स्तरों पर कितने महीन तरीके से किया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि बहुसंख्यक के धार्मिक ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए विरोधी दल अक्सर हथियार की तरह जाति का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में जाति के वोट वाली पार्टियां इस बात को बल देती हैं। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, अखिलेश यादव, मायावती अपने जातिगत वोट बैंक की वजह से सुरक्षित
माने जाते हैं। यूपी में ब्राह्मण 7%, राजपूत 7%, वैश्य 2%, अन्य अगड़ी जातियां 2%, जाट 2%, यादव 11%, कुर्मी 5%, मौर्य, कुशवाहा, सैनी मिलाकर 4%, अन्य ओबीसी 12%, जाटव 12% और अन्य अनुसूचित जातियां 8% हैं। हिंदूवादी दल इस विभाजन को जोड़ने की रणनीति पर काम करते हैं और गैर दक्षिणपंथी दल इसे तोड़ने की राजनीति करते हैं। देखें कि जो दलित है वो 22% दलित है और उनमें 66 जातियां हैं और ये अलग अलग तरीके से वोट करने का इनका पैटर्न है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को मजबूत करने के लिए कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष ले आई है भारतीय जनता पार्टी, काफी महत्व दे रही है ओबीसी लोगों को। तो मुझे एक ऐसी स्थिति बनती है कि जो 79 ओबीसी जातियां हैं उसमें से जो सबसे बड़ी जाति है वो यादव है और यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन उसके बाद कुर्मी है, कुर्मी में भी के वोटों में बंटवारा होता रहा है। तो इसको देखें तो गैर यादव जो पिछड़ा है उसमें बीजेपी का बड़ा हिस्सा रहा है। ये शेयर अगर मेंटेन रहता है तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो काफी कुछ मेंटेन रह सकता है। मुझे लगता है कि बिना गठबंधन में जाए जो है वो बसपा का जनाधार जो है वो जिस तरह से तेजी से जो है सिकुड़ रहा है वो और ज़्यादा सिकुड़ेगा और पूरा जो आने वाला जो हमारा चुनाव है वो द्विपक्षीय ही रहेगा और उसमें बसपा को जो है वो जिस भी गठबंधन में बसपा जाएगी, चाहे वो भाजपा के साथ जाए चाहे वो सपा के साथ आए, उसे इस बात हो सकता है इसका फायदा जो है वो न सिर्फ बस भाजपा को और सपा को मिलेगा और बसपा भी जो है वो अपने आप को थोड़ा स्थिर करने में कामयाब हो सकती है। बिना गठबंधन में जाए जो है वो बसपा का जनाधार जो है वो सिकुड़ेगा ही। शंकराचार्य जी के मुद्दे पर जिस तरह से चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में एक अंतरकला कहिए या आपस में उनका तकरार कहिए चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत जी ने लखनऊ आकर उसको एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी है कि सारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उप मुख्यमंत्री जी से मिले, सारे लोगों से मिल के ये जो एक चीज़ें जा रही है, एक ब्राह्मण वर्ग बड़ा नाराज इस वक्त वजह से हो रहा है कि शंकराचार्य जी के मुद्दे पे, तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कराने की एक कोशिश करी है। और देखिए जो ब्राह्मण वर्ग है या सवर्ण वर्ग है भाजपा का परंपरागत वोटर है, तो हमें लग रहा है कि ये नाराजगी जब चुनाव आते आते दूर हो जाएगी और वो भाजपा को ही वोट करेगा। तो जब मुकाबले की बात आएगी तो निश्चित तौर से फॉरवर्ड चाहेगा कि वो डोमिनेट करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट ऑक्यूपाई करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल कराएगा। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। पर आज एक दिक्कत है, आखिर सवर्ण जाएगा किधर? लेकिन यह विकल्पहीनता की स्थिति नहीं है। कई बार सिर्फ हराने के लिए ही तमाम लोगों को वोट एक साथ दे देना पड़ता है और देने के उदाहरण भी अतीत में हैं। यूपी के चुनाव को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस जाति का वोट किस दल को कितना मिलता है। ये जानने के बाद आपको चुनाव में समीकरण बिठाने की राजनीति ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव पर किए गए एक रिसर्च के मुताबिक ब्राह्मणों ने बीजेपी को 89%, समाजवादी पार्टी और अन्य को 11% वोट दिया। ठाकुरों ने बीजेपी को 87%, समाजवादी व अन्य को 13% वोट गया। वैश्यों ने बीजेपी को 83%, समाजवादी व अन्य को 17% वोट दिया। अन्य सवर्णों का 78% वोट बीजेपी को मिला, 22% समाजवादी व अन्य दलों। जाट का 54% बीजेपी को, समाजवादी व अन्य को 46%। यादवों का 12% बीजेपी को, 88% समाजवादी व अन्य को। कुर्मी का 66% बीजेपी को, 34% समाजवादी व अन्य दलों को। बीजेपी को कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी का 64% वोट दिया, जबकि समाजवादी और अन्य को 36%। केवट, कश्यप, मल्ला, निषाद का 63% बीजेपी को, 37% समाजवादी व अन्य को मिला। अन्य ओबीसी का 66% बीजेपी को मिला, समाजवादी व अन्य को 44%। जाटव वोट का 21% बीजेपी को, 65% बीएसपी को मिला, 14% समाजवादी व अन्य के खाते में गया। अन्य शेड्यूल कास्ट का 41% बीजेपी को मिला,
59 एसपी बीएसपी व अन्य के बीच में बंट गया। मुस्लिम वोट बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी को 79%, बीएसपी व अन्य को 12%। भारत की रीजनल पार्टियां हैं वो जाति बेस्ड रीजनल पार्टियां होती हैं। उनका बेस कोई राष्ट्रीय धर्म डेवलपमेंट और उससे नहीं होता। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम इस जाति के बेस पे खड़े हो रहे हैं और उस जाति के वोट को कैसे अपने अंदर में रखें और उसी हिसाब से उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण ले सकते हैं, बिहार का उदाहरण ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखे होंगे राजभर भी हैं, वो किस जाति के वोटों के ऊपर अपने आप को रखे हुए हैं और वो किस तरीके से नेशनल पार्टियों को अपने वोट के बल पे उनको अपने साथ रखे हुए हैं। और या कहिए कि उन नेशनल पार्टियों की क्या मजबूरी हो जा रही है कि इनके पास, चूंकि उनके पास जाति वोट है। उसी तरह से अखिलेश यादव है कि एक जाति विशेष के वोट पर खड़े हैं, जैसे यादव वोट है जिसके ऊपर कहा जाता है कि आज भी उनका 70% 60% वर्चस्व कायम है कि यादव उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को फिलहाल जहां योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने खुद को लाके खड़ा किया है, वहां योगी बिना कोई इलेक्शन की कल्पना करना मुश्किल है। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात दूसरी है, पर योगी की अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आसपास खुद को सोचे, ये थोड़ा असंभव सा काम होगा। तमाम स्थितियां परिस्थितियां बदला करती हैं, पलटा करती हैं। अभी तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एक दूसरे के गठबंधन की कोशिशें कर रहे हैं और गठबंधन अगर होता है उन पार्टियों में तो कहीं न कहीं परिस्थितियां पलट भी सकती हैं। जाति और धर्म से आगे बढ़ते हैं तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आता है। का अपमान हो रहा है। योगी के खिलाफ खड़े अविमुक्तेश्वरानंद को उनके राजनीतिक विरोधियों का समर्थन। जो सनातनी का सबसे ज्यादा नारा बढ़ा देते थे, उन्होंने हमारे शंकराचार्य, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया। बीजेपी की राजनीति में धार्मिक प्रतीक, चिन्ह और इमोशन का बहुत सहज इस्तेमाल किया जाता है, धर्म संस्कृति के रूप में मौजूद रहता है। संतों का समर्थन और सम्मान बीजेपी के जनाधार और राजनीति का अहम हिस्सा है। इस पर आपत्ति है, लेकिन जनता से सीधे जोड़ता है। इस पॉलिटिक्स में यूपी के सीएम योगी बीजेपी के लिए ऐसे हाइब्रिड अवतार हैं जो संत और नेता एक साथ हैं। मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर हैं। संतों का सम्मान और नेताओं वाला समर्थन दोनों एक साथ। नेता की पहचान सफेद खादी है, लेकिन सीएम योगी की पहचान भगवा है। भगवा सनातन की पहचान है और सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूल प्राण। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ के पास हाइब्रिड समर्थक जो भक्त और अनुयायी का मिश्रण है। इसे राजनीति में बेजोड़ माना जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है, उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारे पद की शपथ भी है। योगी की छवि को चुनावी मैदान में मात देने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद को चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। जानकार कहते हैं कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि बीजेपी संतों के सम्मान का दावा करती है, लेकिन उनकी सरकार में अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान हो रहा है, जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं। किसकी जीत है और किसकी हार है, ये सनातन धर्म की जनता है। मतलब सनातन और संत के इमोशन से पॉलिटिकली खेला जा रहा है। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को काउंटर करने की कोशिश हो रही है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है, तो यही जो नकली सनातनी हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय सम्मानित
और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। यहाँ चुनौती विरोधी नहीं बल्कि योगी के अपने डिप्टी भी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बिना नाम लिए योगी के खिलाफ खड़े दिखते हैं। इसके सबूत के तौर पर दोनों के वो बयान सुनाए जाते हैं जो उन्होंने तब दिए थे जबकि प्रयागराज के माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम स्नान के लिए शंकराचार्य वाली सुविधाएं मांगी। प्रशासन ने उन्हें रोका। कम उम्र के साधुओं पर पुलिस एक्शन हुआ। साधुओं की शिखा खींचने को मुद्दा बनाया गया। मुझे शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। यहाँ से दो संदेश निकलते हैं। पहला, अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर योगी की सरकार और पार्टी दोनों में असहमति है। दूसरा, योगी संतों का सम्मान नहीं करते, जबकि बीजेपी की राजनीतिक सफलता को संत और धर्म का ही आशीर्वाद माना जाता है। इस दरार के जरिए राजनीतिक विरोधी बीजेपी के हिंदू वोट में सेंध लगाने की जुगत में लगे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को चेहरा बनाया जा रहा है एक संदेश के लिए। संदेश ये कि बीजेपी का परंपरागत वोटर भी उनसे हट रहा है। कि दलितों के वोट की वजह से ही जो है वो जिस भी तरह के नतीजे आए चुनाव के वो आए, और क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, चेतना का स्तर भी बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोगों का या ऐसे दलों को चुनाव में खड़ा कराया जाता है कि आप जो जातीय वोट होता है उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे या धार्मिक जो वोट होता है उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे कि मुझे फायदे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने धर्म के साथ अर्थ और दंड को अपनी राजनीति से जोड़ा है, जिसे बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ब्रांडिंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। वो कानून व्यवस्था को आर्थिक सुधार और विकास से जोड़कर पेश करते हैं। जिस भी उद्यमी से मिलते थे वो कहता था साहब आप आए हैं, स्वागत है, लेकिन हम यूपी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहा हमने कसम खा रखी है, नहीं जाएंगे। ये वातावरण यूपी का था। किसके कारण? समाजवादी पार्टी के कारण। अब हमारे पास 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख से अधिक करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। 60 लाख से अधिक नौजवानों को इसमें सीधे सीधे नौकरी मिली है और 5 लाख का हमारे पास ग्राउंड ब्रेकिंग कराने के लिए तैयारी है और 5 लाख पाइपलाइन में है। ये है कार्य, ये है नए भारत का नया यूपी। योगी के जवाब में अखिलेश यादव ने पीडीए को खड़ा किया है, जिसमें जाति और धर्म का हाइब्रिड वोट बैंक है और विकास के लिए विजन इंडिया भी। पीडीए के दो चेहरे हैं। वोट बैंक के फ्रंट पर ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, जबकि विकास के मोर्चे पर प्लान, डेवलप और एसेंट। प्लान, डेवलप एंड एसेंट के जरिए अखिलेश यादव देश भर से नीति विशेषज्ञ, युवा, उद्यमी, इनोवेटर, तकनीकी विशेषज्ञ और सामाजिक क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का दावा करते हैं, जबकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के छाते तले चुनावी गठबंधन को भी बड़ा करने का प्रयास करते हैं। हाल में उन्होंने मायावती की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मायावती ने अकेले चलने का ऐलान कर दिया। 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है, रिकॉर्ड जीत। वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो। ये फेक न्यूज है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर इसकी खुली घोषणा की गई।
2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती को 12.88% वोट मिले थे। विधायक एक ही जीता। इसके बाद से यूपी की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी मेजर स्टेक होल्डर है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 32.06%। बाकी 26.65% वोट अन्य दलों के पास गए, जिसमें कांग्रेस और बीएसपी जैसे राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। यहाँ एक गौर करने वाली बात है, 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों के मुताबिक यूपी में राष्ट्रीय दलों को कुल मिलाकर 56.63% वोट और 258 सीट मिली। राज्य स्तर की पार्टियों को 35.94% वोट और 119 सीट मिली। गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टियों के हिस्से में 5.63% वोट और 26 सीटें आई, जबकि निर्दलीय को 1.11% और नोटा के पास 0.69% वोट है। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास 4.39 करोड़ वोट हैं। बीएसपी प्लस समाजवादी और कांग्रेस के पास 4.33 करोड़ वोट है। दोनों के बीच केवल 6 लाख वोट का अंतर है, जबकि 269 गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टियों के पास करीब 51 लाख वोट हैं। ऐसी स्थिति में यूपी की आने वाली राजनीति इन पार्टियों और इनके वोट मैनेजमेंट की ओर आगे बढ़ेगी। इसके लिए अलग अलग चेहरे सामने आएंगे, अलग अलग चीजों को मुद्दा बनाया जाएगा।